आप सभी का स्मार्ट स्टडी विद साधुराम में स्वागत है। आज हम एचएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो बहुत बार पेपरों में आए भी हैं और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं जो बार बार पेपरों में पूछे जा रहे हैं। इनकी सीरीज लेके आए हैं जो अपने आज ये पहले क्वेश्चन करेंगे। इनमें आप देखेंगे कि किस तरीके से एचएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं, किस तरीके से आपके दिमाग को घुमाया इन्होंने। तो वो देखिए अपना पहला प्रश्न, प्रोटेम स्पीकर। पहला प्रश्न है, प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो अधिकतर बच्चे क्या काम करते हैं, इनमें से कोई नहीं निशान लगाएंगे। स्पीकर शब्द आते ही निशान कहते हैं, भी शब्द होती नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूं, ये आपके नॉलेज के लिए। प्रोटेम स्पीकर को जो शपथ है वो राष्ट्रपति दिलाता है और इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, क्योंकि प्रोटेम स्पीकर कुछ समय के लिए होता है, अल्पकाल के लिए होता है। जब लोकसभा अध्यक्ष बन जाता है तो उसका इस्तीफा मतलब उसका पद अपने आप ही समाप्त हो जाता है। तो देखिए प्रोटेम स्पीकर का संबंध राष्ट्रपति से है। और यदि आपके प्रश्न आए लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, तो आपका उत्तर आएगा कोई नहीं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष की कोई शपथ नहीं होती है। तो इस तरीके के प्रश्न आए तो आप अपना कर लेना, प्रोटेम स्पीकर और लोकसभा अध्यक्ष। थोड़ा सा ध्यान से, अधिकतर बच्चे यहां गलती कर देते हैं। दूसरा प्रश्न अपना, अगला प्रश्न आपका, शक संवत और विक्रमी संवत में कितने वर्ष का अंतर है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, मैं आपको बता देता हूं। पहले शक संवत की स्टार्ट हुआ है 78 ईसा में और विक्रमी संवत हुआ है आपका 57 ईसा पूर्व। 57 ईसा पूर्व। इसमें देखो कनिष्क का नाम आता है, पर वैसे ये तो शक संवत है, ये तो कुषाण है। समझ रहे मेरी लाइन? पर ये बताते हैं भी कुषाण वंश था वो शकों के पहले अधीन था, इसलिए शक संवत नाम रखा गया। और वैसे 78 ईसा कनिष्क का शासनकाल है और कुषाण वंश है। पेपरों में यही आता है, कनिष्क, कुषाण और 78 ईसा। विक्रमी संवत की स्टार्ट हुआ है विक्रमादित्य और विक्रमी संवत 57 ईसा पूर्व। अब अपना प्रश्न ये था अंतर कितना है। मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं कि यहां पर 0 है और यहां पर 1 है और यहां पर -2 है, यहां पर -1 आएगा। मैं आपसे पूछूं 1 तक जाने के लिए आपको कितने कदम चलना पड़ेगा, तो आप कहोगे 1 2 3। मेरी बात समझ रहे हो आप? मैंने क्या काम किया, डायरेक्ट करने के लिए 2 में 1 जोड़ दिया और कितने बन गए, 3। समझ में आया? इसी तरीके से अपने को करना है। 57 ईसा पूर्व का मतलब माइनस की रकम है, ईसा पूर्व है, और 78 का मतलब है प्लस है, तो 78 इस साइड है। तो अपने को क्या काम करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद में 78 और 57 डिफरेंस क्या आ जाएगा कि 8 7 15, 1 और 7 8 और 5 13। तो आपका उत्तर आएगा शक संवत और विक्रमी संवत के अंदर 135 वर्ष का। क्या मेरी लाइन समझ में आ रही होगी आपके? 78 ईसा और 57 ईसा पूर्व को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद में डिफरेंस आ जाएगा। ये मैंने अच्छे तरीके से आपको बताया, ऋणात्मक और धनात्मक के माध्यम से। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के किस केंद्र से कब्रिस्तान R37 मिला है? अधिकतर बच्चे यहां पर पजल हो जाते हैं, मोहनजोदड़ो के निशान लगाएंगे, मेरे को पता है इस चीज का। क्योंकि क्या है कि R37 है वो कब्रिस्तान का नाम रखा है, R37, और जिसका संबंध है वो हड़प्पा से है। हड़प्पा सभ्यता का पहला केंद्र पूछे तो आपका उत्तर हड़प्पा आएगा, और हड़प्पा सभ्यता पूछे तो सिंधु नदी आएगा, और हड़प्पा का केंद्र हड़प्पा पूछे तो रावी नदी आएगा। अधिकतर बच्चे हड़प्पा सभ्यता का केंद्र हड़प्पा के भी निशान सिंधु लगा देते हैं, जो कि गलत है। हड़प्पा सभ्यता का केंद्र हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे है, और हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे है। पर R37 तो हमारे को हड़प्पा से मिल चुका है। अब मोहनजोदड़ो में क्या है, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं।
मृतकों का टीला। यहां कोई प्रमाण नहीं मिला है मरने से। देखो, मृतकों का टीला, मरे हुए का ढेर, ठीक है। अब कब्रिस्तान की बात आए या स्वाधान की बात आए, भी शवों को दफनाने की बात आए, तो इस तरीके का है ना मोहनजोदड़ो में कुछ नहीं मिला है। अगला प्रश्न अपना, बनावाली हरियाणा के अंदर है और हरियाणा के अंदर मिट्टी का हल मिला है भाई, मिट्टी का हल मिला है। हल के प्रमाण की बात आई तो बनावाली हिसार, ठीक है। फतेहाबाद, हिसार, हरियाणा। देखो, राखी गड्डी, कुनाल, ये इस तरीके से पढ़ते हैं। बिरडाना, ये हरियाणा से रिलेटेड है। लोथल गुजरात में है और गुजरात में इसको देखो गोदीवाड़ा भी कहते हैं। और गोदीवाड़ा क्यों कहेंगे? क्योंकि एक बंदरगाह है और बंदरगाह है तो यहां पर निशान मिलेंगे, किसके मिलेंगे? यहां पर तो फिर बंदरगाह है तो बाट मिलेंगे, मछली मिलेगी क्योंकि पानी है ना, नाव भी मिलेगी। फिर इस तरीके के आए तो आपका उत्तर लोथल आएगा क्योंकि बंदरगाह है। देखो, आप अपना अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर करो, क्या है क्या नहीं है। टॉपिक वाइज हम पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आएंगे, और जो कि अभी चल रही है, हर रोज हम 1-2 क्लास डाल ही देते हैं। तो आप अपना इसमें अच्छे तरीके से प्रश्न देखो, कहाँ आपको मिस्टेक लगे, कहाँ आपको समझ में ना आए, और जहां भी कोई दिक्कत आए आप हमारे को कमेंट करके बताओ भी हमारे ये दिक्कत है, हम उसके अंदर सुधार कर लेंगे और आपको अच्छे तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल हम सामान्य उदाहरण लेते हैं ताकि आपके जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। अगला प्रश्न अपना, जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है? जो कि एचएससी ने कई बार पूछ लिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन है वो एचएससी ने जो पहले आप लिए हैं वो सारे के सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट किए। जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, उपयुक्त छवि। मैं आपको बता देता हूं, अधिकतर बच्चे उपयुक्त छवि निशान लगा देते हैं क्योंकि वो रट्टे मारते हैं। ये जातक कथाओं का संबंध है वो बौद्ध धर्म से है, क्योंकि बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों का वर्णन जातक में है और जातक की संख्या 549 है। कितनी है? 549, 549, ठीक है ना। अगला प्रश्न अपना, भारत विभाजन के समय महात्मा गांधी कहां थे? आसान है क्वेश्चन, और अधिकतर बच्चे ये कहते भी हैं कि हमारा ये उत्तर आएगा, ये उत्तर आएगा, और यहां बच्चे गलती कर लेते हैं। देखिए, महात्मा गांधी विभाजन के समय कलकत्ता थे। कलकत्ता कई बार ऑप्शन में नहीं आता है, पश्चिम बंगाल आ जाएगा, और पश्चिम बंगाल ऑप्शन में ना आए तो नोआखली आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नोआखली। नोआखली भी पश्चिम बंगाल में है, कोई आई जाए, नोआखली में थे। नोआखली कलकत्ता, कलकत्ता पश्चिम। अब मामला क्या है मैं आपको बता देता हूं। जब भारत का विभाजन हुआ, ये पाकिस्तान है, ये भारत है, ठीक है, ये इंडिया है, तब महात्मा गांधी दिल्ली थे और दिल्ली से कहां गए? कलकत्ता गए। और कलकत्ता में जब यहां पर दंगे चल रहे थे, एक साइड में हिंदू थे और एक साइड में मुस्लिम थे, और इन दंगे को रोकने के लिए महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया भी मैं मर जाऊंगा यदि आपने बंद नहीं करा तो इनके कहने पर ये दंगे कुछ हद तक रुके, और रुकने के बाद में लॉर्ड माउंटबेटन ने, किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने इनको कहा वन मैन बाउंड्री फोर्स, वन मैन बाउंड्री फोर्स। किसने कहा? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन थे वो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन थे? वाइसराय तो स्वतंत्रता के बाद बने हैं, पहले गवर्नर जनरल थे। तो इन्होंने कहा वन मैन बाउंड्री फोर्स भी, मैं इतनी सेना भी भेज देता, इस बंदे ने इतनी सुरक्षा की है, देश को बचाया है, और इन्होंने प्रत्येक को समझाने की कोशिश की है, तो इनको एक उपाधि दी जिस उपाधि का नाम था वन मैन बाउंड्री फोर्स। कब दी?
भारत विभाजन के समय कलकत्ता के हिंदू मुस्लिम दंगों को रोकने के उपलक्ष्य में माउंटबेटन ने उनको उपाधि दी है। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है पंचायती राज की शुरुआत कब हुई? बिल्कुल आसान है, पर कुछ बच्चे हो सकते हैं इसमें गलती करते हैं। सभी बच्चों को पता है नागौर से हुई है, और नागौर है राजस्थान में, और इसमें सरपंच बनने के लिए उम्र 21 साल होती है। कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। और बलवंत राय मेहता समिति के कहने पर, बलवंत राय मेहता समिति के कहने पर, बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर, और बलवंत राय मेहता समिति का गठन हुआ है वो हुआ है 1957 में। समझिए प्रश्न को। नागौर राजस्थान में पंचायती राज किस स्टार्ट हुआ है? 21 वर्ष सरपंच बनने के लिए उम्र होती है। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर पंचायती राज का गठन हुआ है। गांधी जयंती पर हुआ है। अब गांधी जयंती तो सभी में आ गई भाई, तो आपका राइट आंसर होगा 1959, 2 अक्टूबर 1959। और बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिसत्र बताए थे, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। त्रि का मतलब 3, और त्रिसत्र कौन कौन से? एक तो हो गया ग्राम पंचायत, एक हो गया पंचायत समिति, और एक हो गया आपका जिला परिषद। अब यदि आपसे निम्न सत्र की पूछे तो आपका उत्तर ग्राम पंचायत आएगा, मध्य पूछे तो पंचायत समिति आएगा, और अपर लेवल का पूछे पंचायती राज में तो आपका उत्तर जिला परिषद आएगा। तो आपने ये प्रश्न समझे। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है मौर्य सम्राट। इतना तो मैं सम्राट लिख देता तो भी आप समझ जाते भी मौर्य है, ये भी ठीक है। मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख, शिलालेख, ये लो, अभिलेखों को किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की? देखिए प्रश्न बड़ा आसान है और इंपॉर्टेंट भी है। क्या है कि एचएससी इसी तरीके के प्रश्न पूछती है जहां पर आप पजल होंगे। कई बार पेपरों में आ जाता है संस्कृत भाषा है या पाली है या प्राकृत है, ठीक है ना, और आपसे पूछेंगे ब्राह्मी है या खरोष्ठी है या आरामाइक है या देवनागरी है, आप वहां पजल हो जाओ। तो इसलिए मैं एक हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक पढ़ रहा था, तो कई किताबों में ये लिख रखा है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर, हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंटों का प्रचलन था। पर मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं कि यदि सत्य असत्य में आए तो वहां प्राय शब्द देखना आप। यदि प्राय का मतलब है कि अधिकतर लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, पर सभी लोग पक्की ईंटों का प्रयोग करते थे, ये कथन गलत है, क्योंकि पक्की ईंटों का प्रयोग तो करते थे, पर कालीबंगा के अंदर कच्ची ईंटें भी मिली है। तो ये पक्की ईंटों वाला कथन तो अपना गलत हो गया। इस तरीके से आपको करना होता है। तो अपना प्रश्न ये था, मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ने में सफलता प्राप्त की? ये ऑप्शन अपने जॉन मार्शल, कनिंघम, और तीसरा ऑप्शन आपका जेम्स प्रिंसेप या उपयुक्त छवि। अधिकतर बच्चे फिर उपयुक्त छवि के निशान लगाएंगे, क्योंकि उनको ये भी पता नहीं है कि जॉन मार्शल और जेम्स प्रिंसेप में बहुत अंतर है। तो मैं आपको बता देता हूं, जेम्स प्रिंसेप का जिक्र आता है 1837 में, जॉन मार्शल का जिक्र आता है 1921 में, और कनिंघम का जिक्र आता है 1861 में। तो आपका राइट आंसर रहेगा अभिलेखों से रिलेटेड, तो आपका उत्तर रहेगा जेम्स प्रिंसेप ने अभिलेखों को पढ़ा। और यदि आपसे कोई पूछ ले ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में किसने सफलता प्राप्त की, तो भी आपका उत्तर जेम्स प्रिंसेप आएगा। और यदि फिर भी कोई दिक्कत आए तो लिपि से रिलेटेड अधिकतर प्रश्नों का उत्तर जेम्स प्रिंसेप ही है। जेम्स प्रिंसेप ने लिपि को पढ़ा है, अभिलेखों को पढ़ा है, उनकी भाषाओं के बारे में इन्होंने बताया है। यदि जॉन मार्शल की बात करूं मैं, तो हड़प्पा सभ्यता जब आप पढ़ोगे तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर नाम आता है जॉन मार्शल का और कनिंघम का। और यदि पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर की बात आए, पुरातत्व विभाग है, उसका डायरेक्टर बताएं, भारत का पहला डायरेक्टर बताएं, तो डायरेक्टर की बात आएगी तो आपका उत्तर आएगा कनिंघम। जॉन मार्शल कौन था? जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के बारे में अपना अहम योगदान दिया है 1921 में, ठीक है। अपना अगला प्रश्न देखिए, ये आपके समझ में आ गया होगा जेम्स प्रिंसेप वाला। अगला प्रश्न देखिए, देखो मैं ज्यादा नहीं करवाता प्रश्न इतने ही करवाएंगे ताकि आपके समझ में आ जाए, वरना तो देखो बहुत से एचएससी के अंदर, क्या एचएससी ने इतने पेपर लिए, बहुत से क्वेश्चन है, पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं लेके आ रहा हूं जो आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं ताकि आप गलती ना कर दें।
प्रश्न नंबर 8वां है, हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा नहीं करते थे? किसकी सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता है। मैं आपकी नॉलेज के लिए बताऊं, हड़प्पा सभ्यता और पूजा नहीं करते, किसकी नहीं करते, बड़ा प्रश्न सोचने वाला है। और यदि इस प्रश्न का कोई जवाब उनके दिमाग में है तो इसका मतलब उस बच्चे ने यदि दिमाग से दिया है तो इसका मतलब वो टैलेंटेड है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गहराई से समझने की बात है। देखिए, आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता के अंदर एक शिव जी की मूर्ति मिली थी, प्रतिमा मिली थी। शिव की प्रतिमा मानते हैं, बियादे शिव था ये, और मोहनजोदड़ो में मिली है। तो ये शिव को तो मान लिया इन्होंने उस समय, फिर मतलब शिव के साथ में जो चित्रकारी की थी उनके भी हो गए फिर चित्र। पर आपके नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, शिव की पूजा क्योंकि उसके प्रमाण मिले हैं मोहनजोदड़ो में, तो ये तो हो गया, सही है, तो यहां तो मिले हैं। और प्रकृति की इसलिए पूजा करते थे, बोले कि ये हमारे को ना, हमारा पेट भरती है, उर्वरता के कारण प्रकृति की वो पूजा करते थे। पीपल इन्वायरमेंट के लिए तो विष्णु नहीं थे। अब विष्णु कब आए हैं? विष्णु तो ऋग्वेदिक काल में आए हैं। फिर कौन से काल में आए हैं? ऋग्वेदिक काल में आए हैं। इंद्र, विष्णु, ये सारे के सारे बाद में आएंगे। हड़प्पा सभ्यता में है ही नहीं विष्णु। अधिकतर बच्चे विष्णु के निशान लगाएंगे, वो विष्णु के निशान नहीं लगाएंगे, शिव के लगा देंगे, या पिप्पल और इनके लगा के प्रकृति के निशान लगा देंगे। तो मैंने इसीलिए आपको इस प्रश्न का चयन किया था, अधिकतर बच्चे इसको गलत ना कर दे। ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल में इंद्र देवता, ये सारे के सारे आ जाएंगे आगे आगे। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है, हरियाणा में संसद सदस्यों की सीट कितनी है? हरियाणा में संसद के सदस्य, संसद का मतलब क्या होता है? राज्यसभा। संसद की परिभाषा क्या होती है? संसद के 3 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, 3 अंग हो गए भाई। अब प्रश्न है कि लोकसभा की सीट, अपने हरियाणा में संसद की सीट पूछ रखी है। संसद का मतलब क्या है? इसकी सीट कितनी है, इसकी सीट कितनी है, उसका जोड़ कर दो, वही आएगा उत्तर, क्योंकि राष्ट्रपति तो हरियाणा का है नहीं भाई। तो लोकसभा की सीट कितनी है हरियाणा में? 10 है। राज्यसभा की कितनी है? 5 है। दोनों का जोड़ करेंगे कितना आएगा? 15 आ गया। तो आपसे पूछे संसद की सीट बताएं तो 15 आएगा, राज्यसभा की पूछे तो 5 आएगा, लोकसभा की पूछे तो 10 आएगा, और विधानसभा की पूछे तो 90 आएगा। समझ रहे हो मेरा प्रश्न? संसद की सीट पूछे तो आप लोकसभा और राज्यसभा को जोड़ कर देना बस। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं, एचएससी में आया था, 4 कथन दे रखे थे। इसके अलावा इस तरीके का जो प्रश्न पहले आए थे, और वो आपको मैं बता देता हूं। अजंता की गुफाएं किससे संबंधित है वो मैं आपको बता देता हूं, बुद्ध से रिलेटेड है, महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं, प्रश्न यह है कि अजंता की गुफाएं कहां स्थित है? तो देखिए, अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में है। कहां है? औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर अजंता की गुफाएं हैं, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, और इन गुफाओं को विश्व विरासत के अंदर शामिल कर लिया गया है। शामिल कर लिया गया है किसको? अजंता की गुफाओं को। यदि आपसे पूछे सूर्य मंदिर कहां है, तो सूर्य मंदिर आपका है कोणार्क में, और कोणार्क कहां है? उड़ीसा में। सूर्य मंदिर कहां है? उड़ीसा में। आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, बताऊंगा नहीं पर आपको बता रहा हूं। 10 के नोट पर, 20 के नोट पर, 50 के नोट पर, 100 के नोट पर, 200 के नोट पर और 500 के नोट पर फोटो देखना और उनके नोट्स बना लेना, पेपर में आएगा। पहले ही बता देता हूं, सभी नोटों पर किसकी फोटो है वो अपना लिख लेना अच्छे तरीके से। 20 के ऊपर इसका चित्र है, पेपर में आएगा पक्का। अगला प्रश्न अपना, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गुप्त। अधिकतर बच्चे चंद्रगुप्त के निशान लगाएंगे, मुझे पता है, या रामगुप्त के निशान लगाएंगे। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक है वो श्रीगुप्त है। कौन है? श्रीगुप्त है। पर गुप्त संवत की बात आए,
गुप्त संवत की बात आए तो गुप्त संवत की स्टार्ट हुआ है 319 ईसा। समझ रहे हो मेरी लाइन? और इसमें क्या है, चंद्रगुप्त का नाम आएगा और हर्ष का पूछे आपसे 606 ईसा। हर्ष का मतलब यहां हर्षवर्धन है, वर्धन वंश है। प्रभाकर वर्धन पढ़ना, राज्यवर्धन पढ़ना, राजश्री पढ़ना, वाणभट्ट पढ़ना, ये हर्षवर्धन से रिलेटेड है। थानेश्वर थानेश्वर हरियाणा, कुरुक्षेत्र, ये पढ़ना आप इसमें। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? ये देखो, देखने में आसान है, वहां पर आपका दिमाग घुमा देता है। अंगीकृत आए, अपनाया आए, अडॉप्ट आए, आपको प्रस्तावना पढ़ना है। मैंने प्रस्तावना की एक वीडियो डाल रखी है बहुत अच्छे तरीके से, आप उसको देखना। उसके अंदर अच्छे तरीके से समझा रखा है कि न्याय का कितनी बार जिक्र है, कब अपनाया गया संविधान, कितनी समानताओं का जिक्र है, कहां से लिया है, कैसे लिया है, प्रत्येक शब्द की गरिमा को समझा रखा है। किसमें? प्रस्तावना वाले टॉपिक में। तो अपनाया शब्द आए या अंगीकृत आए तो आपका उत्तर आएगा 26 नवंबर 1949। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अच्छे तरीके से समझा रखा है। ठीक है, अगला प्रश्न अपना, निम्न में से कौन सी रचना मूल रूप से, मूल मैंने क्यों लिखा है, कहीं बच्चे पजल हो जाते हैं। मान लो मैं महाभारत लिख दूं, तो मैं महाभारत लिखूं कि कौन सी भाषा में है, तो कुछ बच्चे कहेंगे तमिल, कुछ कहेंगे अंग्रेजी में, कुछ कहेंगे संस्कृत में। मूल का मतलब होता है स्टार्ट में किसमें थी, बाद में तो अनुवाद हो गया, वो बात अलग की बात है। मूल का मतलब होता है स्टार्ट में किसमें थी वो। मान लो कोई बुक है, चाहे वो तुर्की के अंदर है, चाहे वो फारसी के अंदर है, चाहे वो अरबी के अंदर है, चाहे वो इंग्लिश में है, चाहे वो हिंदी में है, चाहे वो पाली में है, चाहे वो संस्कृत में है, किसी में हो, मूल का मतलब होता है स्टार्ट में किसमें थे। यदि मैं कोई शब्द लिख दूं और आपको कहूं, ऑप्शन दे दूं, हो सकता है उसका अनुवाद तीनों चारों भाषाओं में हो चुका हो, और आप कहोगे जी इसका ये उत्तर ठीक है, मैं कहूंगा ना ये ठीक है, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो मूल आते ही आपका मतलब ये है कि मूल रूप से संस्कृत भाषा में है। तो वो देखिए, ऑप्शन है आपका बुद्धचरित, हिंद स्वराज, त्रिपिटक या उपयुक्त छवि। संस्कृत आते ही मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूं, हिंद स्वराज गांधी जी की है गुजराती में, गुजराती भाषा में है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, और बौद्ध धर्म किसमें है? पाली में। और बौद्ध धर्म का साहित्य सबसे ज्यादा किसमें है? पाली में। ठीक है, और संस्कृत में फिर क्या है? बुद्धचरित। और बुद्धचरित किसने लिखी थी? असव घोष ने। किसने लिखी थी? असव घोष ने। ठीक है ना। तो इस तरीके के प्रश्न आए तो आप कहीं गलती ना कर देना, इसलिए मैंने बताया था। तो संस्कृत का पूछ रखा है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? बुद्धचरित। बुद्धचरित की रचना किसने की है? असव घोष ने। अगला प्रश्न अपना, अगला प्रश्न है, निम्न यात्री है, ये 4 यात्री दे दिए मैंने, फाहियान, हवेनसांग, हॉकिंस और अल्बिरोनी। प्रश्न अपना ये, निम्न यात्रियों में से कौन सा यात्री भारत में सबसे अंत में आया है? अंत का मतलब लास्ट में आया है। मान लो मैं यहां पर लिख दूं 8, 7, 6, 5, तो आप क्या लिखोगे? भी पहले तो 5 आएगा, फिर आएगा 6, फिर आएगा 7 और फिर आएगा 8, तो लास्ट में क्या आया? 8। ठीक है, इसी तरीके से मैं आपको बताना चाहूं कि ये 4 यात्री है, इसको सबसे अंत में बताना है कि आपका क्या आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको पहले नॉलेज के लिए बता देता हूं। फाहियान तो गुप्त साम्राज्य में आया था, और 399 से 411 लिख देता हूं, 405 से 411 ईसा। ठीक है ना। हवेनसांग है वो हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन है वो 6ठी शताब्दी, 7वीं, 6ठी 7वीं दोनों लिख देता हूं, 6ठी 7वीं शताब्दी ईसा आई है, पूर्व नहीं है।
हॉकिंस है तो ये तो जहांगीर के दरबार में आया है, और अल बिरूनी है ये महमूद गजनवी के काल में आया है। और गजनवी कब आया था? 11वीं की शताब्दी के अंदर। 11वीं शताब्दी ईशा है, ये पूर्व नहीं है। और जहांगीर किसके बाद में बैठा था गद्दी पर? अकबर। और अकबर कब से कब तक रहा था? 1605 तक। तो 1605 से 1628 के बीच में इनका जहांगीर का कार्यकाल था। इनके बीच में हॉकिंस आया था, टॉमस्रो भी आया था। तो ये देखिए, क्रम वाइज लगाने की बात आई तो पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर और चौथे नंबर, और लास्ट की बात आई तो आपका उत्तर आएगा हॉकिंस। तो आज हमने एचएससी के प्रीवियस क्वेश्चन किए, सबसे इंपॉर्टेंट 14 क्वेश्चन लेके आए थे। इनके साथ में मैंने बढ़िया तरीके से प्रत्येक शब्द को समझाने की कोशिश की है। फिर भी कोई समस्या हो तो हमारे को व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर के अलावा आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका इस तरीके से और करवा देते, या इस तरीके से ना करवा के इस तरीके से करवाते, तो हमारे और समझ में आ जाता। हमने बिल्कुल सामान्य स्तर से करवाने की कोशिश की है। तो आपको यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।